आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का आज पुनः स्वागत है। आज बेसिकली आज से एक पूरा जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर्स है, जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग समझते हैं कि आपका जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग विस्तार रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। ये टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति। वैसे इकोनॉमिक्स से बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा गया है सारा का सारा बन जाएगा। तो आपके मन में सवाल होगा इस तरह किस का विषय है, कौन सा बुक्स में मिलेगा। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यानी इसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस सेक्शन से पढ़ रहे हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र है। जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे, सबसे पहली बात है कि जब भी कोई टर्म को देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये शब्द किसने दिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली देखिए, वैसे लोग कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को पॉपुलराइज जो किए वो केन्स किए। हम इसके बारे में डिस्कशन डिटेल्स में भी करेंगे। लेकिन बेसिकली जो AD&AS है, जो टर्म है AD&AS, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बैकबोन है। ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में उपयोग किया गया था वो उपयोग किया गया था माल्थस के द्वारा। किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा। माल्थस एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स्ट हैं। कौन से इकोनॉमिक्स्ट है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स्ट हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ यहाँ पे आ रहा है कि एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एक होता है केन्सियन इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वे इकोनॉमिक्स का ग्रुप है जो लॉन्ग रन एनालिसिस में बिलीव करते थे और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में बिलीव करते थे कि अगर अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट है तो इन द लॉन्ग रन इट विल ऑटोमेटिकली बी एडजस्टेड, वेज कट कर देंगे। और उन लोग मानते थे कि जो अगर रेट कम हो जाए एम्प्लॉयमेंट, अगर जो वेज रेट कम हो जाए, अगर उससे खुद कोई अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो वैसे व्यक्ति को वो अनएम्प्लॉयड नहीं मानते थे। उनकी कुछ अलग अलग सिद्धांत था। केन्स कहते थे इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज डेड। एक क्वेश्चन भी पूछा है कि इन्होंने टर्म को कहा था कि लंबी अवधि में सभी लोग डेड हैं, सब डेड हैं। केन्स बिलीविंग शॉर्ट रन एनालिसिस। बेसिकली ये जो 2 टर्म है फेमस कब हुआ था, इसके पीछे थोड़ा हम बैकग्राउंड में जान ले। बेसिकली जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक 1929 का ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी के बारे में आप सुनते होंगे। ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी के बारे में सुनते होंगे। तो बेसिकली इस महामंदी की समस्या से निकालने वाले जो व्यक्ति थे उस व्यक्ति का नाम था केन्स, या इन्हें हम लोग लॉर्ड केन्स भी कहते हैं। उस समय इन्होंने जो बात कही थी कि अर्थव्यवस्था में जो मंदी आई है वो सामूहिक मांग में कमी के कारण आई है। तो इसको दूर करने का क्या तरीका है? यानी एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण आई है। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएं तो जो हमारा डिप्रेशन है वो हमारा
इस समस्या से हम निजात पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी दिया था, कुछ सजेशन दिया था कि आपका जो है उन्होंने पॉलिसी दिया था, सजेशन दिया था कि सरकार को जो है इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी में? अगर हमारा फेल्यूर हो जाता है, कौन सा फेल्यूर है कि अगर मान ले प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी उससे मार्केट में विश्वास कम गया था, हर लोग को ही लगता था अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे में रिटर्न नहीं मिलेगा, सभी लोग अपना बैंक से जमा पूंजी बाहर निकाल रहे थे। और इस तरीके से जैसा कि जानते हैं सभी लोग अपना जमा पूंजी अगर बैंक से निकाल लें, बैंक से विश्वास उठ जाए, तो वैसी स्थिति में हमारे पास समस्या होगा, और वही समस्या आपका हुआ था। अब उस समय बेसिकली जब ग्रेट डिप्रेशन आया था, ये अमेरिका में आया था। उस समय 1929 में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो हूवर थे। हालांकि इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, इनका प्रयास असफल रहा, और 1933 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव हार गए और एक नई सरकार बनी जिसमें जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो रूजवेल्ट केन्स की बातों को पसंद करते थे। जब केन्स जो कहना चाहते थे, रूजवेल्ट ने इनकी बातों को लागू किया और आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था बाहर आने लगी। क्योंकि उस समय 1929 में जो कैपिटलिज्म का जो थ्योरी था, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का जो थ्योरी था, वो फेल्यूर हो गया था और एक नए कंसेप्ट का डेवलप हुआ था, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे हम लोग कहते हैं, कि सरकार भी पैसा लगाएगी और प्राइवेट कंपनी भी पैसा लगाएगी। और उस समय केन्स ने कहा था कि देश में अगर रोज़गार पैदा करना है तो सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए। उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर पर जोर दिया था, उन्होंने सामूहिक मांग के बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को बुनियादी सुविधाओं में, जैसे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, एनर्जी हो, इन सभी पर बड़े अमाउंट खर्च करना चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कर्ज ले, और कर्ज लेके इसे खर्च करे, जिससे देश में रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ने से क्या होगा? आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से रोज़गार बढ़ेगा, और ये हमारा जो समस्या है वो हम समस्या से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि केन्स ये भी कहते हैं कि यदि हमारा इनकम होता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो अर्थव्यवस्था में अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ क्या होगा? हमारा सेविंग भी बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो पैसा पूरा कितना करेंगे? शुरू में हमारी खर्च ज़्यादा होती है, आगे हम बताएंगे। शुरू में जब लोग कमाते हैं तो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों की आवश्यकताएं अधिक होती है, और बाद में जब आवश्यकताएं कम जाती है तो सेविंग हमारा बढ़ता है। आगे हम बताएंगे कि MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, APC क्या होता है, APS क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। उसी के लिए हम शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका एक मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया बहुत ब्रीफ में। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। चलिए लिखते हैं, लिखो एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग। सामूहिक मांग देखिए बहुत ही कम शब्द में लिखाएंगे, क्योंकि हमें जो क्लास ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए बहुत ही कम शब्दों में हम आपको लिखाएंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन सब आपको बन जाएगा। तो लिखिए, ऐसे लिख लो पहले, द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाज फर्स्टली इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय प्रोफेसर माल्थस। सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति का अवधारणा सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में प्रोफेसर माल्थस के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? वैसे जो हम लोग बात करते हैं कुछ और क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्सियन इकोनॉमिक्स, तो क्लासिकल का मतलब होता है द बेस्ट, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं, फादर हैं, वो एडम स्मिथ को माना जाता है। और क्लासिकल में कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। और क्लासिकल शब्द सबसे पहले ऐसे कार्ल मार्क्स के द्वारा उपयोग किया गया था। ऐसा बेसिक टर्म है, इसको याद रखिए। लिखो मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग का अर्थ। लिखिए सामूहिक मांग अथवा समग्र मांग
उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी कमा आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर दैट द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री आर रेडी टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन देयर लेवल ऑफ इनकम। लिखिए, एग्रीगेट डिमांड इज रिप्रेजेंटेड एज, एग्रीगेट डिमांड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, AD इक्वल टू C प्लस I, है ना, वेयर AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड और C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखे, इसे कंजम्पशन लिख सकते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I का मतलब इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, नोट कीजिए। यानी कि जो आमदनी होती है उसे हम तो कंज्यूम कर जाते हैं या उसे हम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है, वैसे अब जो एक कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें प्राइवेट कंजम्पशन, निजी उपभोग या पब्लिक कंजम्पशन। इसी तरीके से इसमें भी दो होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। समझने के लिए अब केस जो वर्णन किए हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को, तो बेसिकली इसमें इनकम और डिमांड के रिलेशन को दिखाया गया है और इन्वेस्टमेंट को, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया गया है। अब ऐसे पहले हम बता दें दो चीज़, देखो ये भी क्वेश्चंस ज़रूरी है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, दो तरह का होता है, इसको निवेश कहते हैं। एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। बस समझने के लिए, या आय पर निर्भर नहीं है या स्थिर रहता है, इनकम का चाहे जो भी हो। उसी तरीके से या आय या लाभ बढ़ने पर बढ़ती है। इट डजंट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, इट इज़ इनकम और प्रॉफिट मोटिवेटेड। याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, जो व्यवसायिक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ताकि हम डिटेल्स में काफ़ी कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे इसका जो ग्राफ होता है हम अभी बताएंगे निकाल के। इसका जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, इसका जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, हम अभी आपको बताएंगे। क्लियर है?
अब केन्स ने जो वर्णन किए हैं एग्रीगेट डिमांड का, उसमें एडी और एएस लिया गया है और जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऑटोनोमस लिया गया है। क्या लिया गया है? ऑटोनोमस लिया गया है। तो 2-3 चीज़ देखें। एक उसी तरीके से ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि इनकम चाहे जो भी हो, खर्च एक मिनिमम लेवल होगा। इनकम अगर जीरो है तो खर्च कभी जीरो नहीं होता है। इनकम जीरो हो सकता है बट कंजम्पशन विल नेवर जीरो, है ना। तो आपका जो है कंजम्पशन का ग्राफ जो है हमेशा ओरिजिन से कभी नहीं होता है, ओरिजिन से ऊपर होता है, जैसे अभी क्लियर हम कर रहे हैं। तो लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग की चित्रीय निरूपण। सामूहिक मांग की चित्रीय निरूपण, सामूहिक मांग की चित्रीय निरूपण। इसको समझने के लिए हम एक टेबल का लेते हैं ताकि आप आसानी से समझे। देखो, एक हम टेबल लिए, इस टेबल में हम लोग लेंगे इनकम, हम लोग लेंगे कंजम्पशन, हम लोग लेंगे इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। समझने के लिए जैसे यहाँ पर क्या लिए? इनकम। इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है सी, यहाँ पर है आई। आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए लेते हैं ऐसे जो डेटा है ये 0 से लेके 0, 20, 40 इस तरह से है। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे मान लिए 40 है। इनकम चाहे जो भी हो, ऐसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। यहाँ 40 लेते हैं। इनकम चाहे जो भी हो 40 होगा, 20 है, 30 है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग देता है। यहाँ पे है 40, 50, 60 इस तरह से करके इसको दिया है। 40 है, 50 है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इनकम लेवल हमारा 0 है, फिर भी हमारा ये कंजम्पशन, इसी को हमारा 0, हमारा कंजम्पशन कभी 0 आपका नहीं होगा। और जब एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो देखो क्या करेंगे। एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे तो C + I करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 40 + 40, 80, 90, है ना। देखिए 90 हो गया, 100 हो गया, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। ठीक है, ये बन गया। अब देखना है, पहले हम लोग कंजम्पशन का ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ बनाएंगे ना, तो अगर हम यहाँ लेते हैं इनकम, यहाँ इनकम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इनकम मतलब नेशनल इनकम, याद रखिएगा। 20, 40, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। उसी तरीके से हम दिखा रहे हैं भी कंजम्पशन को, तो हम यहाँ पे भी लेते हैं 20, 40 इस तरह से, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। यहाँ इनकम है, यहाँ कंजम्पशन है। क्लियर है? तो हम इसी पर भी कंजम्पशन दिखा रहे हैं। तब देखिएगा, क्या देखिएगा, यहाँ 0 है तो 40 है, यहाँ 0 है तो 40 है। यहाँ से रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए 20 है तो 50 है, यहाँ 20 है तो 50 है, तो यहाँ होगा। उसको देखिए
40 है तो 60 है, 40 है तो 60 है ना। तो ग्राफ बनाइएगा तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यानी कंजम्पशन वाला ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ ना, है ना। मिनिमम इतना कंजम्पशन होगा, इनकम लेवल चाहे जो भी हो। कोविड में बहुत लोग का इनकम 0 हो गया था, तो कंजम्पशन कभी 0 आपका नहीं हुआ था, याद रखिए। तो कंजम्पशन वाला ग्राफ कैसा होगा, एबव द ओरिजिन होगा, एबव द ओरिजिन होगा, ठीक है। नोट कर लिए। चलिए ये हो गया। यहाँ पे इनकम मतलब नेशनल इनकम या आउटपुट, जीडीपी सब एक ही होता है। देखो जी, जीडीपी समझिए, यहाँ पे बताते हैं जीडीपी को क्या बोलते हैं। जीडीपी को ही नेशनल इनकम कहते हैं, जीडीपी को ही आउटपुट कहते हैं। और जब आउटपुट बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, तो हम यहाँ पर इनकम, जीडीपी, आउटपुट, है ना, एम्प्लॉयमेंट इस तरह से लेते हैं। अब उसी तरीके से हमको बनाना है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वाला ग्राफ, तो इसको हटा देते हैं। तो क्या देख रहे हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, देखिए 0 है तो 40 और 20 है तो 40, फिर 40, फिर 40। तो इस तरीके से जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद अगर ये बनाना है एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड 0 है तो 80, देखो 0 है तो 80, यहाँ से लेंगे, मिट गया। 20 है तो 90, यानी 20 है तो 90, 40 है तो 100, 40 है तो 100, यानी ये जो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया एग्रीगेट डिमांड वाला। तो फाइनली हम बोर्ड पे आते हैं, अब समझते हैं कैसे कैसे क्या बनेगा। देखो हमारा ए बन गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, हमारा ए बन गया कंजम्पशन, और हमारा ए बन गया एग्रीगेट डिमांड। क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। आया समझ में, क्लियर है। तो आज के क्लासेज में मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड को समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। और ऐसी छोटा सा लेक्चर कल एग्रीगेट सप्लाई बताएंगे, छोटा छोटा बताएंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जिसको भी आपको पढ़ना इकोनॉमिक्स है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस ये चलता है, लाइव क्लासेस के लिए हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्स। इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स को परचेज कर लीजिए और आप जुड़ जाइए। अगर पीजीटी इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8292179360। धन्यवाद।